सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सीधे, चूंकि अभी हमारे लगता है कि जो अतिथिगण है वो हमारे बीच में भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं अन्य, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। विशेष तौर पे सर आप निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा ज्यादा समय देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शैलेश गांधी सर आज 11:45 पे आएंगे और वो इस विषय पर ठीक है। नहीं, मैं रहूंगा, मैं 12:30 बजे तक रहूंगा, 12, सवा 12, 12:30 तक। जी जी जी, तो फिर थोड़ा तो सा अब आप इसमें बताएं, कोई अगर किसी के कुछ डाउट्स हो, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, इसमें हैंड रेज किया हुआ है तो और मैं सारे प्रतिभागियों से एक अनुरोध करूंगा कि जो डिस्कशन हो रहा हो इसको हम लोग हेल्दी डिस्कशन बनाए, स्वच्छ, साफ, और किसी पे निंदा, हमारा जो है पर्पस किसी की निंदा या किसी की वो नहीं करना है। हमारा जो उद्देश्य है कि कोई अच्छी अच्छी चीजें छन के आए और उसका प्रचार प्रसार हो आरटीआई एक्ट। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम देवेंद्र अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया है। जी शिवानंद भैया, धन्यवाद आपका। अजय प्रेती साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारे साथ सहयोग के लिए रहते हैं। सर, मैं थोड़ा सा इस पे कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। जैसा कि इस एक्ट में एकदम क्लियर है कि 6(2) में, ये एक्चुअली 6 जो है सेक्शन पूरा एक आवेदन की प्रक्रिया को दिखाने वाली प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि आवेदन में किसी आवेदक को कोई कारण बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे सेक्शन 8(2) में जिस ऑर्डर को आपने इंडिकेट किया है, दिल्ली में जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, वो माननीय न्यायालय का, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा हम इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। बाकी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल यथोचित है, क्योंकि 8(1)J, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि व्यक्तिगत सूचना, क्योंकि व्यक्तिगत सूचना परिभाषित इस एक्ट में कहीं नहीं है। व्यक्तिगत सूचना को सबसे पहले सुभाष चंद्र अग्रवाल के मामले में बताया गया है 2019 में कि व्यक्तिगत सूचना क्या होगी, लेकिन इस पर भी माननीय न्यायालय ने एक बात रखी थी कि ये सूचनाएं गोपनीय कौन सी होंगी और गोपनीय है या नहीं है, इसका विनिश्चय विभाग प्राधिकरण करेगा। जब तक इस चीज को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अब किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नाम भी है, उसका पता भी है, ये भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब लोक कार्य, उसको जो लोक कार्य में उसको चीजें मिली हुई हैं, करने के लिए दायित्व मिले हुए हैं, उससे संबंधित कई सारी चीजें होती है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई रहती है। अगर हम देवेंद्र जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया डिस्कशन कर रहे हैं, आपने कोट अच्छा किया। हम लोग देखिए, एक्ट का क्या होता है ना, एक्ट धीरे धीरे इवॉल्व करता है, एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो नई नई चीजें उसमें समाहित होती हैं। भाई पहले तुतला के बोलता है, फिर स्पष्ट बोलता है, फिर A+B² बताता है, फिर समझाता है एक से। तो ये इवोल्यूशन है। और दूसरा 8(1)J में एक चीज लिखी हुई है, लास्ट लाइन आप अगर पढ़ें, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द एपिलेट अथॉरिटी एज द केस में भी, अगर वो संतुष्ट होते हैं कि दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाई द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक व्यापक जनहित है उसमें। बता देखिए, वो आपने किसी का नाम डिस्क्लोज होने से बहुत ज्यादा निजता का उल्लंघन नहीं होता है या उस पे है जी। लेकिन अगर आप वहां से नहीं हुए, बोले कि भाई अब इनकी जो है यहाँ तक तो सीमित है, ठीक है, नाम हो गया, इनका नंबर ये है, अब इनकी पत्नी का नाम चाहिए, उनके पिताजी का नाम चाहिए, उनके भाई का नाम चाहिए, उनकी चल अचल संपत्ति चाहिए, और फिर नीचे तक वो चले गए। कभी कभी ऐसी आरटीआईज आती हैं कि इनकी जो है पत्नी के भाई के ये इनकम टैक्स रिटर्न इन्होंने क्या किया, तो जिसका बहुत ज्यादा लोक क्रियाकलाप से कोई मतलब नहीं होता। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं एक बार अपनी बात को पूरा रखना चाहूंगा, अगर आप अनुमति दे सकते हैं। नहीं, रखिए, ये तो हेल्दी डिस्कशन है, बिल्कुल सब स्वतंत्र है जी। तो सर, जैसे कि माननीय न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुभाष चंद्र अग्रवाल जी के मामले में बताया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है। इससे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन की कहीं कोई व्याख्या नहीं थी। एक्ट में नहीं है, एक्ट में नहीं है, और ऐसे भी नहीं है। पर्सनल इंफॉर्मेशन की कोई परिभाषा ना तो पर्सनल इंफॉर्मेशन की है, ना प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन की है, ना ही जो संवेदनशील सूचनाएं होंगी, जिसको एक्ट का सार बोलता है कि सिर्फ संवेदनशील सूचनाओं पर विचार किया जाना है,
जिसको रोका जाना है। तो एक्ट सिर्फ संवेदनशील सूचनाओं को रोकने की बात करता है, पर्सनल सूचनाओं को, क्योंकि सेक्शन 8 जो है ये नहीं बोलता कि इसमें सूचना दी ही नहीं जाएगी। सेक्शन 8 ये बोलता है कि सूचनाओं को देने से पहले आप चीजों पर, तथ्यों पर विचार करेंगे। जो सेक्शन 8 में जितनी चीजें, 8(1) में जितनी चीजें छूट के दायरे में आती है, उन सारी चीजों को खत्म करता है सेक्शन 8(2), 8(3), 8(4) में। 8(4), हाँ। तो 8(2) ये बोलता है हमें कि सूचना अधिकारी, ऐसे सूचना अधिकारी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ऑर्डर में लोक प्राधिकारी को ही सूचना अधिकारी माना गया है, तो इस कारण से मैं वहां पे सूचना अधिकारी शब्द यूज कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे वर्डिक्ट है लोक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी के जो है वो जी। तो पब्लिक अथॉरिटी जो है इस बात को देखेगा 8(1) को डिनाई करते समय कि कोई जानकारी जो चाही गई है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट से ज्यादा है कि नहीं। बिल्कुल 8(1) ये सेक्शन 8 के 2 का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, not any of the exemptions permissible in accordance with the subsection 1, a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest. सरल भाषा में हम इसको सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि जितने भी 1923 में गुप्त अधिनियम थे उनको वो जो खत्म कर दिया गया। इस 2005 से पहले कहीं पर भी इस तरीके की रोक थी, उसको लगभग खत्म कर दिया गया, और जितनी भी चीजें हैं इसका पूरा पावर दे दिया गया पब्लिक अथॉरिटी को कि वही तय करे कि इसको छूट के दायरे में लेके जाना है कि नहीं जाना है। और छूट के दायरे में लेके जाना है और नहीं जाना है तो इसको तराजू में वो कैसे तौलेगा, वो 8(2), 8(3), 8(4) के जरिए से तौलेगा। तो पहला 8(2) जो बोलता है हमें, वो ये बोलता है कि वो ये तौलेगा कि प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा तो नहीं है। तो अब प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट की व्याख्याओं को हमको समझना पड़ेगा। मतलब एक चीज देवेंद्र जी, एक चीज है, हर जगह एक चीज है कि पब्लिक इंटरेस्ट शुड आउटवे, मतलब जो जहां पे है तो लोक हित का भार ज्यादा होना चाहिए, तो तब तो सूचना बिल्कुल दिलवाई जा सकती है। लेकिन जहां वो ये है सर कि तराजू कैसी होगी, उस तराजू में तौलने का तरीका क्या होगा, उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी। तो माननीय न्यायालय ने जो, दिल्ली के न्यायालय को जो आपने इंगित किया, जहां पे मैडम प्रतिभा जी ने, जज प्रतिभा जी ने इस पे न्यायालय पे दिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरी अपेक्षा है कि उनके मन में ये भावना जरूर रही होगी कि वो ऐसे मुद्दों को तौले जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट किसी पर्सनल इंटरेस्ट से हो। अब उस पर्सनल इंटरेस्ट का इंडिकेशन कहां से होगा, इस एक्ट की सार से होगा, जिसको कॉन्फिडेंशियल बोला जाना चाहिए या फिर संवेदनशील सूचना। जो जिस केस के संदर्भ में इनका माननीय प्रतिभा एम सिंह जी का फैसला आया है, उसमें क्या हुआ था, वो जो राष्ट्रपति भवन के स्टाफ पे जो इंफॉर्मेशन मांगी गई, तो जिसने मांगी थी शायद उनके किसी क्लोज रिलेटिव ने अप्लाई किया था और उनका नहीं हुआ था। तो जब ये समग्र रूप से इन्होंने देखा, माननीय जस्टिस ने, प्रतिभा एम सिंह ने, तो उन्होंने बताया कि जो इंफॉर्मेशन आपने मांगी है वो जो है क्या कहते हैं 8J के तहत बाधित है, और इतना ही नहीं, 25,000 रुपए का उन पर जुर्माना भी लगाया इस तरह की रेट हाईकोर्ट में फाइल करने। तो सर बस मेरा इतना ही निवेदन है, क्योंकि देखिए जो संसद है या विधायक है, जैसा कि 8(1)J में परंतुक में मेंशन है, क्योंकि इस परंतुक को पढ़े बगैर कभी भी वो रूल पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो अल्प विराम, अर्ध विराम और अपूर्ण विराम, ये तीनों इसमें मेंशन है। इन तीनों की बिना समझ के इस रूल को पढ़ना हमारे लिए बेवकूफी होगी, और इसको इंटरप्रिटेशन में, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन में उस चीज को पढ़ा जाना जरूरी है। और कोर्ट खुद, न्यायालय खुद ये मानता है कि न्यायालय के दिए हुए निर्णय एक पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं, और उस पृष्ठभूमि पर आधारित निर्णय सभी पर लागू नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। अगर ऐसा जब तक वो डायरेक्शन विधानसभा या संसद को ना दे कि इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता, और संशोधन तब होंगे कि जब विधानसभा या सांसद, विशेषकर चूंकि ये एक्ट सेंट्रल का एक्ट है, इसलिए इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सांसद की बात करेंगे। सांसद पर्टिकुलर किसी बात को या उसके एक्ट के रूल्स को डिलीट ना कर दे, रिमूव ना कर दे, या उसको संशोधित ना कर दे। नहीं, इसमें देवेंद्र जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, ये जैसे ये जजमेंट आया तो ये एक पर्टिकुलर केस के आलोक में आया। ये
ओवरराइडिंग या फ्लैट कोई चीज नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं ना आप कि एक तो जब जन सूचना अधिकारी या कमिश्नर्स हैं वो भी जब देखें एप्लीकेशंस को तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिसाइड करें कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही को लेके और एकदम ब्लैंकेट वो बैन कर दिया, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन चाहिए, अगर उसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट आउटवे करता है तो जरूर दिलाई जानी चाहिए। मैंने कुछ जन सूचना मांगी, मान लीजिए मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है, नहीं दिलाई जानी चाहिए। तो केवल ये है, ऐसा नहीं है कि ये एक नजीर बन गई है। इसके आलोक में चीजें अब भाई 2500 एप्लीकेशन आती तो आप एप्लीकेशन को एप्लीकेशन की मेरिट पे डिसाइड करें, कहने का मतलब ये है। और ये दिक्कत वहीं पे है ना सर कि हाँ, 8 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ये एक्ट में सिर्फ कुछ ही जगह मे बी का यूज हुआ है। अब देखिए आपने इतना पढ़ा है, आप जो है सारे जजमेंट जानते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ऐसी एप्लीकेशन से डील करते हैं, गांव में किसी ने लिखवा दी और उसने मांग लिया, तो वो इतनी ज्यादा पर्सनल सूचनाएं मांग लेता है। और उससे अगर ये कहा जाए भाई इसमें से आपने 10 सवाल पूछे हैं, एक सवाल का भी आप बता दो कि इसमें लोक क्रियाकलाप से कोई संबंध है, तो वो नहीं दे पाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा सर, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अब वहां पे लिखा है क्लियर कट कि प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, तो आपको उस तराजू में सबसे पहले ये समझना होगा ना कि प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट तो एक आवेदन लगाया ना किसी ने कोई एक्ट के इम्पेनलमेंट में या उसको करने के लिए ही अगर किसी ने आवेदन लगा दिया, दैट मीन्स वो भी पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है। पर प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट क्या होगा, और आप इसको जब तक तराजू में तौल नहीं रहा है कोई पब्लिक अथॉरिटी, तो जब तक वो इस चीज को डिनाई करने का मतलब सेक्शन 8 को यूज करने का उसके पास पावर है ही नहीं। 9 बस पूरे एक्ट के अंदर सिर्फ 9 बस एक ऐसा वो है जहां पर कोई इफ एंड बट नहीं है सेक्शन 9 पर। बाकी 8 के लिए कंडीशंस हैं, वो बिल्कुल कंडीशनल हैं। और इसकी 8 का EFGH अलग अलग उसमें जो है करते करते हम 8J तक आते हैं 8(1) में। तो अब वो है कि वो विशेषाधिकार जन सूचना अधिकारी के भी हैं और सूचना आयुक्तों के, कि कैसे आप एप्लीकेशन को लेते हैं और क्या आप डिसीजन देते हैं। सर चूंकि एक ऐसा प्रदेश है जहां पे बहुत सारे शब्दों को जो एक्ट में नहीं थी उसके व्याख्या अर्थ परिभाषाएं उन्होंने नियम में बनाया है। 2015 की नियमावली बड़ा आई दुख है। का विषय है कि उसमें उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को या पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत डिफाइन नहीं किया। पब्लिक इंटरेस्ट ना भी करे चलेगा, बट प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट और सेंसिटिव इंटरेस्ट को भी अगर वो डिफाइन नहीं हुआ है। वो नियमावली बनी थी क्योंकि जनसूचनाओं की एकदम से बाढ़ थी। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और आज की तारीख में भी मेरे ख्याल से कमीशन में 50,000 से ज्यादा जो है वो जनसूचनाएं एक तो पेंडिंग है, और दूसरा जो इनफ्लो है, मैं अगर अपने सुनवाई कक्ष संख्या S6 की बात करूं तो हर महीने 500 से 600 तो फ्रेश केसेस आते हैं। तो वो नियमावली उसी में बनी है कि कुछ फिल्टरेशन हो। सर बस इतना ही निवेदन है कि अगर आप प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट और सेंसिटिव इंटरेस्ट को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे, क्या ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत हेल्दी साइन है कि हम लोग बिना एक दूसरे से झगड़े हुए और अपना व्यू जो है मत रख रहे हैं। नहीं सर, इसमें कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, हम एक्ट की बात कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल आगे बढ़े तो फिर हमारे बीच में माननीय वो सर बताने वाले थे, शिवानंद जी हाँ। सर बताने वाले थे प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट और सेंसिटिव इंटरेस्ट में उनका जो मत है वो बता दे, बस मेरा इतना ही था अभी। धन्यवाद। उसमें देखिए ये है कि आप एक ही चीज आप ध्यान रखिए, बिल्कुल मैं बहुत स्पष्ट हूं जब भी कि ये आयोग इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो आपकी एप्लीकेशन की सूचनाएं हैं उसमें एक व्यापक लोकहित है और जिससे कि मतलब कुछ जो है आगे होने की संभावना है, आप वाकई जनहित में कुछ करना चाहते हैं, पर्सनल नहीं तो फिर सब कुछ दिलाए जाने लायक। सर मैं फिर आप जानते हैं कि आप तराजू में एक तरफ हमें पब्लिक इंटरेस्ट रखने तो बोल रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक अथॉरिटी को ये नहीं बोल रहे कि जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को भी रखे दूसरे हिस्से में। पब्लिक अथॉरिटी को भी बोला जाता है, PIO को, भैया देखो ऐसा है कि अगर आपको लगता है, मान लीजिए इन्होंने 7 बिंदुओं की सूचना मांगी सपोज, और उसमें से इनको आपको लगता है कि 5 बिंदु ऐसा है जिसमें कि इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन अगर 2 में भी पब्लिक इंटरेस्ट है तो यू आर बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन। आप उसको वो करो, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन देखी और शुरू से रिजेक्ट कर दिया।
अब देखिए प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं है, कहीं 1 2 3 करके जो है नहीं लिखा हुआ है एक्ट में। तो सर मैं अगर प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट आप बोले तो मैं आपको बता सकता हूँ। प्रोटेक्टेड ये इंटरेस्ट कुछ देखिए कुछ विशेषाधिकार होते हैं। अब आप ये देखते हैं ना, कहीं कई फैसले होते हैं कि एक जगह होता है फिर उसका निर्णय दूसरा हो जाता है, या एक बेंच होती है उसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, मतलब 3 लोगों की बेंच है, या नीचे की कोर्ट का फैसला ऊपर का कोर्ट पलट देती है, तो वो एक अलग सी, वो बहुत बृहद सी ड्यूटी तो पब्लिक अथॉरिटी की थी ना, उसको वो चेक करे तराजू में। हाँ नहीं बिल्कुल सही है वो कि चेक नहीं कर रहा है ना सर। हाँ देखिए वो है, वो प्रैक्टिकल जो है व्यवहारिक पक्ष है। अब इसमें मैं एक छोटी सी बात आप लोग को बताता हूँ। जैसे पुलिस मान लीजिए किसी को उठाती है, तो कायदा ये कहता है कि आप द मोमेंट उसको थाने में लाए, उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करें, उसको ग्राउंड बताएं कि क्या है होना चाहिए, किस चार्ज में तुमको अरेस्ट किया गया। ये नहीं कि रात में आए और सफेद गाड़ी में उठा ले गए, कहीं एंट्री नहीं और 3 दिन तक पता ही नहीं लग रहा है। अब देखिए थ्योरेटिकल पक्ष तो ये कहता है कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, व्यवहारिक पक्ष में कुछ और होता है। तो हम लोग के पास जब एप्लीकेशन आती है तो हम वही सुनिश्चित करते हैं कि इसको व्यवहार में भी इसका अनुपालन हो। सर अगर किताब को हम नहीं मानेंगे जो हमारे संसद ने लिखा है, क्योंकि मणिपुर के न्यायालय में एकदम क्लियर कट लिखा है कि कोई भी एक भी शब्द बिना सोचे विचारे संसद नहीं लिखती है, नहीं और कॉटन मिल वाले आदेश में लिखा है कि जो भी चीज करने का जो कोई तरीका विधान में दिया हो वही फॉलो किया जाएगा, वही प्रोसीडिंग का वो होगा। अब भगत सिंह वाला मामला ये बोलता है कि सूचना देने के लिए यह नियम बना है, सूचना रोकने के लिए यह नियम नहीं बना है। बिल्कुल नहीं बना। ये नियम जो है बेसिकली मैक्सिमम सूचनाएं दिलवाई जाए। भाई एक्ट की जो आत्मा है, एक्ट की स्पिरिट यही कहती है। तो सर अगर प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को वो नहीं, अच्छा चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट पे, आप कहिए। सुथार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। रमेश सुथार जी जुड़े हैं, प्लीज अनम्यूट करें, आपको होस्ट भी है। हाँ बताएं सुभाष जी। बल्कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बोले तो ये हम लोग को ये होगा कि भाई बाहर क्या सोच बनी है। सर हमारे पास तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन क्या है कि हमको सबको लेके चलना है, साथी भी जुड़ते हैं, बाकी इश्यूज बहुत सारे हैं और यूपी के ऑर्डर्स पे बहुत सारे इश्यूज है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म है, हेल्दी डिस्कशन के लिए है, और हम लोग तो एज ए सूचना आयुक्त हैं, तो हमको भी ये पता लगना चाहिए कि बाहर जो है एप्लीकेंट्स क्या सोच रहे हैं, क्या उनका व्यू है। और एक जैसे अंग्रेजी का वर्ड होता है इवोल्यूशन, तो ये एक सतत इवॉल्व की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि कुछ बन गया हो, उसमें इवोल्यूशन चेंजेस बहुत जरूरी है। सर मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा, एक सेंटेंस। शैलेश गांधी बार बार ये बोलते हैं कि मतलब आप पब्लिक इंटरेस्ट जब तभी पूछेंगे जब एग्जाम्पशन लागू होता है। आपने जैसे उदाहरण दिया कि गांव का आदमी जो 10 पॉइंट लिख के आया था और आप पूछ रहे, तो आप तभी पूछेंगे जब एग्जाम्पशन लागू होगा, नहीं तो नहीं पूछेंगे। हाँ नहीं, लेकिन वो ऐसी सूचनाएं जो है कभी कभी मांग लेते हैं कि जिसका देखिए मान लीजिए आपने ये मांगा कि फलानी पंचायत में आप हैं, ठीक है, क्या विकास कार्य हुए, मनरेगा के तहत क्या हुआ, स्ट्रीट लाइट क्या हुई, फलाना। अब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर प्रधान से मान लीजिए उसकी दुश्मनी हो गई, प्रधान ने शायद उसका, ये मैं बहुत व्यवहारिक पक्ष बता रहा हूँ। अच्छा चलिए आपने प्रधान की चल अचल संपत्ति मांग ली, सब कुछ मांग लिया, बहुत अच्छी बात है। प्रधान ने क्या किया, बनने से पहले क्या था, लेकिन प्रधान के मामा जी के लड़के ने गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलाता है, एक सवाल ये भी है। अब ये न तो पीआईओ से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इतना रिसर्च करेगा, पीआईओ कोई वो नहीं है कि पीएचडी स्कॉलर है तो उसने रिसर्च करके आपको दिया। वहां भी वो नहीं रुका, उसने कहा भाई ये पेट्रोल जो है ये कहाँ डलाते हैं, और शाम को ये किसी क्लब में जाते हैं, तो आपको सही बताऊं वो एक आरटीआई, तो वहां शराब कौन सी ये पीते हैं। अब ये जन सूचना कैसे दिलवाई जाए, मतलब ये कुछ ऐसे सवालों का सामना करना होता है। देखिए दोनों चीजें, एक थ्योरेटिकल पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष है। जी एक्चुअली सर हर बार आरटीआई का मतलब ऐसा नहीं होता कि इंटेंशन क्या इंफॉर्मेशन मांगना है, कभी कभी उसका इंटेंशन भी समझना होता है। जैसे मैं बहुत सारे आरटीआई करता हूं जिसमें इंटेंशन को समझना, लेकिन नहीं समझते लोग, कभी उसका
उसका इंटेंसिव भी रहता है। कोई और सज्जन कुछ कहना चाह रहे जी बोलना चाह रहे हैं। सर नमस्ते जी। जी नमस्कार नमस्कार। सर सूचनाएं जो मांगी जाती है तो उसमें लोक सूचना अधिकारी को सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना होता है कि जो दस्तावेज उसने मांगा है वो उसके पास है या नहीं है। जी अगर वो दस्तावेज पास नहीं है और वो अपने स्पष्ट एक निर्णय उसको दे दें कि ये दस्तावेज मेरे पास नहीं, जी तो ऐसी दशा में अगर वो प्रथम अपील करता भी है तो उसकी प्रथम अपील पोस्ट ही नहीं होती है। जी और वो द्वितीय अपील में भी जाता है तो उसकी प्राथमिक स्टेज पे ही उसकी द्वितीय अपील भी अपोषणीय मानते हुए खारिज की जा सकती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कैसी भी अपील हो उसको पूरी मेरिट तक खींचा जाता है। इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझे, जैसे अपील हो पूरी मेरिट तक खींचा जा सकता है, इसको जरा क्लेरिफाई करें आप। उसमें पीआईओ से जवाब मांगा जाता है, फिर पीआईओ जवाब देता है, फिर वापस अपीलार्थी को नोटिस दिया जाता है। अच्छा ये आप देखिए, अब मध्य प्रदेश या दूसरे स्टेट में क्या व्यवस्था है ये तो हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नियमावली बनी है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वही सूचना दी जाएगी जो कि जन सूचना अधिकारी के कस्टडी में है, उसके पास है। और किसी भी रूप में उससे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो संकलन करेगा सूचनाओं का, कोई ओपिनिएटेड आपको चीज देगा, ये सारी चीजें नहीं अपेक्षित। नहीं वो सर मानिए आपकी बात, लेकिन सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी की कस्टडी में होनी चाहिए या लोक प्राधिकारी की कस्टडी में होनी चाहिए? लोक प्राधिकरण के पास होनी चाहिए सूचनाएं। और मान लीजिए, अगर देखिए सूचना के उसमें सूचना के अधिकार में ये भी एक काफी फ्लेक्सिबल चीज है कि जन सूचना अधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो हर स्थिति परिस्थिति में आवेदक की मदद करेगा। उसको मान लीजिए सूचना किसी और विभाग से संबंधित है तो उसका बहुत कुछ नहीं जाता है अगर वो एक लाइन लिख के बता देगा कि भाई इस विभाग से संबंधित है। या एक होता है ना कि आप आउट ऑफ बॉक्स जाके थोड़ा हेल्प कर देते हैं। एक तो वो हो गया कि 6-3 में आप अंतरण करते हैं, वो तो ऑफिशियल चीज हो गई। लेकिन अगर उसको लगता है कि कोई ऐसी चीज है इसको बताया जा सकता है तो वो करना जो है उससे अपेक्षित होता है। लेकिन सर बताने की तुलना में तो 6-3 का ही प्रयोग करना चाहिए ना। हाँ नहीं, 6-3 का प्रयोग करना चाहिए और कई जो है क्या कहते हैं, कई विभाग इसको करते हैं 6-3 का प्रयोग। तो नहीं करते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, अगर 6-3 का प्रयोग, मान लीजिए 6-3 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर दंडित हो वो, क्योंकि वो एक तरह से वो प्रयोग अगर नहीं कर रहे हैं तो सूचना दिलाने में बाधा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो धारा 20 के तहत जो है दंडनीय है। एक सर अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी व्यक्तिगत सूचना। आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं? मैं सर राजस्थान से हूँ। अच्छा, आप राजस्थान से, ओके। हाँ बोलिए बोलिए। एक सर मैंने आपके उत्तर प्रदेश में एक शिकायत दर्ज कराई थी। अच्छा। और उसमें मुझे सूचना इस कारण से नहीं दी कि हमारे सूचना आयोग ने अलग रूल बनाए हुए हैं, आरटीआई में आपको नहीं मिलेगी। हाँ, एक नियमावली बनी हुई है अब, लेकिन जब तक देखिए आपकी मैं एप्लीकेशन वगैरह देख न लूं तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ। कब था आपका आयोग में, कब ये मामला आया? 2019-20 में। और कौन से सुनवाई कक्ष में गया था? ये फर्स्ट आपके मुख्य सूचना आयुक्त के पास 2019 में। अच्छा, तो अब पता नहीं उन्होंने, देखिए ऐसे किसी के फैसले पे कमेंट करना ठीक नहीं है। नहीं, पर मैं सर मैं कमेंट पे फैसला नहीं करवा रहा हूँ, मैं कमेंट पे नहीं कहना चाहता हूँ, मैं रूलिंग पे कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सर बहुत सारे डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई कानून अगर अधिकार आपको प्रदत्त करता है और रूलिंग विरोधाभासी है तो कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। हाँ, लेकिन एक्ट में देखिए सेक्शन 27 भी है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एक कुछ उसका इसी का सहारा लेके जो है वो नियमावली बनी है। लेकिन आयोग को तो ऐसी नियमावली बनाने की कोई शक्तियां ही नहीं है जो इस धारा हमारे को जो आरटीआई में जो राइट मिला है उसको खत्म करे। देखिए वो एक उस पे कभी फिर वो करेंगे। आप 27 देखें तो उसमें गैजेट करके ये चीज कर सकते हैं।
अब किस कंडीशन में उन्होंने आपका रिजेक्ट किया, क्या ग्राउंड लिया, वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन सर रिजेक्ट डिसीजन तो भेजा ही नहीं उन्होंने मेरे को। तो आप अप्लाई करके ले लीजिए। आजकल प्रोविजन ये है कि आप उस पर अप्लाई करें। इवन आप अपनी फाइल का भी इंस्पेक्शन करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, उसकी नकल। एक जनरल बात बताता हूँ, मैं क्या राजस्थान से उत्तर प्रदेश फाइल देखने आऊंगा? नहीं, आपको वहां आने जाने की जरूरत नहीं। आप केवल एक चिट्ठी लिख दें कि आपको ये चीज जो है फाइल में से चाहिए, वो रजिस्ट्रार को लिख दें या सचिव को लिख दें, वो आप तक पहुंचा देंगे उसकी फोटोकॉपियां करा के। तो मैंने सर आरटीआई में मांगी थी, एक डिसीजन की कॉपी मांगी थी, वो डिसीजन की कॉपी मुझे नहीं मिली, उसके लिए मुझे आयोग में आना पड़ा। और डिसीजन भी मेरे ख्याल से अब सब अपलोड होते हैं, आप उसको नेट से निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे को सर हाई कोर्ट राजस्थान में एविडेंस में पेश करना है। अच्छा, आप मुझे अपने उसका डिटेल बता दे थोड़ा, अगर केस संख्या वगैरह का, तो जितनी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा आपको डिसीजन की कॉपी दिलाने में वो कर दूंगा। मेरी सर अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मैं शिवानंद जी को दे दीजिएगा। नहीं, आप को दे दूंगा। एक काम करिए, अपना शुभ नाम बताएं। रमेश कुमार सुथार। अच्छा रमेश जी, आप शिवानंद जी को उसकी वो उपलब्ध करा दीजिएगा, ये मुझे भेज देंगे। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी ये हो जाए। ओके सर, थैंक यू। 27(2) को एक बार ध्यान दीजिएगा। 27(2) यही बात को बोलती है कि विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम बना सकेंगे। तो मतलब जो पहले से एक्ट बना हुआ है उसका भी विरोधाभास नहीं हो सकता, उसके प्रतिकूल नहीं हो सकता। बिल्कुल अग्री कर रहे हैं उसमें जी। और कोई? ठीक है, धन्यवाद सर। कार्यक्रम में आगे चलते हैं। हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी हैं, जुड़ चुके हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। भास्कर प्रभु जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। मुझे ये कहना है कि अभी जो उन्होंने क्वेरी जो की है, सेक्शन 6(3) का जिक्र किया, लेकिन सेक्शन 6(3) तो इट इज ओनली फॉर अदर पब्लिक अथॉरिटी। अगर विद इन पब्लिक अथॉरिटी है तो सेक्शन 5(3), 5(4), 5(5) लागू होता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उनका कोई अलग पब्लिक अथॉरिटी के लिए भेजने का एक प्रोविजन होगा। तो नहीं, वो तो सेक्शन जो 6(3) है, वो अगर मान लीजिए आपने कुछ मांगा है वो किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से, मुझे लगता है कि नहीं, एप्लीकेंट ने अभी बताया कि सेक्शन 363 का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अगर विद इन पब्लिक अथॉरिटी है तो सेक्शन 6(3) लागू ही नहीं होता है, सेक्शन 5(5) लागू होता है। और दूसरा जो है, बहुत जगह में ऐसे हैं कि पीआईओ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है। कई जगहों पे अपॉइंट किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी। पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेक्शन 5(3), 5(4), 5(5) इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए तो वो प्रावधान उपलब्ध की गई है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भास्कर प्रभु है, मुंबई से हूँ। अच्छा प्रभु जी, आप मुंबई से हैं। असल में एक व्यवहारिक पक्ष ये भी है कि कई जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। दो एक्ट को आए हुए 16-17वां साल होने वाला है। कई जगह रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं है, या पीआईओ जो हैं वो उन्होंने एक्ट भी नहीं पढ़ा होता है। कई जगह पे ये चीजें हम लोग को आती हैं देखने में, तो वो अपने हिसाब से निर्णय करते हैं, तो उस केस में वो लोग दंडित होते हैं फिर। नहीं सर, मुझे तो अब लगता है कि हम अभी ये पब्लिक अथॉरिटी क्यों जानकारी नहीं है या पीआईओ को जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी इंफॉर्मेशन कमीशन ने तो फिर हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी को नोटिस भेजना चाहिए। नहीं, ये सारे ट्रेनिंग पीआईओ को नहीं रख सकते। नहीं, एक मिनट प्रभु जी, नोटिस भी भेजा जाता है और पीरियोडिकली उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं सर, मेरा नहीं, I feel that the citizens have waited for a long time of nearly around 16 years for the public authority to get trained. Now there cannot be a lacuna on part of the head of the public authority that they appoint a PIO who is not trained at all. So मुझे लगता है कि आप
ये अब अगर हम इंफॉर्मेशन कमीशन इफ दे what I not want, very serious, sir, let me complete, sir. If they are not very serious about the knowledge of the act and for the PIO, then there cannot be just order of giving that they should be trained. A judge cannot become a judge before he is qualified to be a judge. Right. The judge doesn't get the training after the appointment of the judge. Right. Refreshment. So refreshing knowledge. So I feel that it is very high time that Information Commissioner, we are now recommending to our State Information Commission to when the PIO comes to the commission itself, he should be given one small A4 size paper asking the questions whether he has been trained, whether he is knowledge of the RTI Act, whether he is a knowledge of all these matters coming to the commission. Because this is the high time now that commission means business on the right to information. So that is our that is why the things are, and because of this, there are a lot of second appeals coming to the commission just because of lacuna of the public authority. Yes, I absolutely agree with you, because what I feel, more than 75% cases should be decided at the PIO level itself. But in practice, that doesn't happen. And what happens, I absolutely agree with you that he should have an appropriate knowledge of the act and everything. But in practice, sometimes we may come across this kind of situation. In those circumstances, we impose penalty on them. ठीक है, कार्यक्रम में आगे बढ़े और हमारे बीच में ओपी सिंह जी हैं, जो हमारे ख्याल से आगरा मंडल से हैं। ओपी सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं आपकी क्या दिक्कत है। अपने आप को अनम्यूट कर लें ओपी सिंह जी। हाँ, बताएं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बताएं कहाँ से हैं आप, अपना पूरा परिचय दें, बताएं। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, बताएं। सर, मैं पिछले 3 माह से जुड़ रहा था, आपसे बहुत निवेदन करता है, मैंने बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई किसी तरह से, आज मौका मिला है। अरे मुझसे बात नहीं हो पाई, आप मेरा ट्विटर नंबर सब है, बिल्कुल मैं बहुत एक्सेसिबल हूं। सर, इतनी चीजें हम बुजुर्ग आदमी इतनी चीज आज के युग में जानते नहीं है, ट्विटर हैंडल और ये तो किसान अच्छा बहुत सारी चीज नहीं जानते हैं सर। मैं अच्छा, आपकी पिक्चर नहीं आ रही है इसमें, जरा कैमरे के उसमें आ जाएं आप। हाँ, अब मुझे आप दिखाई पड़ रहे जी। हाँ सर, कुछ मीट हो गया, वो हो गया होगा, नहीं आ रही होगी। सर मेरी आपके यहाँ सुनवाई है 6 तारीख, उसको 25 तारीख को, पहले 11 नंबर में था, पहले 8 नंबर में था। जी। मैंने बहुत सारे, मैं पिछले 5 साल से सूचना मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी सूचना का जवाब नहीं मिला है। मेरे आयोग में बहुत सारे पेपर गायब कर दिए हैं, बहुत सारी आपत्ति पत्र गायब कर दिए हैं, यहाँ तक कि 11 नंबर के जो आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने मेरे पेपर गायब करवा दिए हैं, उल्टे सीधे जवाब देते हैं। मैं सर कम से कम 8 नंबर में गया हुआ था, हाजिरी पे मेरी जो आर्डर सीट थी वो गायब करवा दिया। मैंने मांगा था अभी उसके RTI एक्ट के थ्रू, तो मैंने तो मुझे ये जवाब दे दिया गया कि जी ये मानो रजिस्ट्रार का लेटर नंबर है, इसके थ्रू आइए आप। सर, अब मैं बुजुर्ग आदमी वहाँ पर नहीं। सिंह साहब, एक मिनट, आपके केसेस मैंने पहले देखे नहीं है, सुने नहीं है, ठीक है ना। ये पहली बार ऐसा मौका होगा, शायद S6 सुनवाई कक्ष में आप उपस्थित होंगे या जो भी होगा, तो आप मुझे बताइएगा और मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं कि एक्ट की सीमाओं के अंदर रहते हुए कोई भी अन्याय नहीं होगा, आपको सूचना दिलवाई जाएगी। और अगर जन सूचना अधिकारी गलत सूचना देते हैं, सूचना देने में आपको बाधा पहुंचाते हैं या भ्रामक सूचनाएं देते हैं, तो देन एंड देयर दंडित। सर मेरी आश्वासन मैं दे सकता। सर मैं बताऊं सर, मैं पिछले 5 साल से वहाँ कोई भी जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीली अधिकारी, कोई भी वहाँ मानो जिला अधिकारी, सबसे मिला हूँ, सबको लेटर दिए हैं, सब मेरी सूचना दिलवाओ, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मुख्य सचिव तक मैं 10 बार भेज चुका हूँ, उनके भी लेटर आते हैं, सब फाइल करते जाते हैं, कोई भी नहीं सुनता है। और सब मैंने जो अनुभव किया है पिछले 5 साल में, इसको किसी को भी इसके अधिनियम का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपके पास में भीड़ लगी हुई है।
हाँ सिंह साहब, एक आप बस मेरा आश्वासन है कि 5 साल आपने इंतजार किया तो 25 आने में 5 दिन और हैं, आज 20 है ना। सर मुझे पता है, सर मुझे पता है, आपसे मुझे न्याय मिलेगा। बस तो मुझे आप पता आ है आपसे जाइएगा। और देखिए उस दिन विशेष सुनवाई हम लोगों ने लगाई है, तो सुनवाई का प्रकरण ज्यादा चलेगा। आप मुझसे अलग से मिल के अच्छा सर, बता दीजिएगा, ताकि हर संभव सहायता एक्ट के अंदर रहते हुए की जा सके। सर एक्ट के सर मुझे बताइए सर, मैं कोई आयुक्त महोदय को कोई भी चिट्ठी देता हूँ और आयुक्त महोदय के आपके कार्यालय से गायब हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ओपी सिंह जी, देखिए किस परिस्थिति में क्या हुआ है सिंह साहब, वो नहीं, मैं उस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, लेकिन आप 25 को आए और फिर देखें। अजय जी ने आपको, ओपी सिंह जी, अजय सर ने आपको बता दिया है कि आप 25 को पेश हों और अपनी बात रखें, और अब आप पिछली बातें मत करें, क्योंकि वो संभव नहीं है दूसरे पे कमेंट किया जाना। वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो आपको न्याय दिलवाएंगे। आप 25 को पहुंचिए और अपनी बात रखिए। सर आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हाँ आगे बढ़ते हैं सर कार्यक्रम में। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त माननीय शैलेश गांधी सर भी जुड़े हैं, माननीय आत्मदीप जी भी जुड़े हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो जिस तरह से टॉपिक है, टॉपिक के विषय में हमारे ख्याल से अच्छी तरह से याद है, जब प्रतिभा सिंह जी का ये आप जिसका जिक्र कर रहे थे आदेश आया था, तो स्क्रॉल या इस तरह से कुछ एक न्यूज पेपर टाइप कैसे होता है जो उसमें है, नेट में काम करता है इस तरह से, क्विंट वगैरह, उसमें आपने बहुत अच्छा लेख भी लिखा था, तो इस विषय में अच्छा खासा रिसर्च भी किया था। तो शैलेश गांधी सर स्वागत है, कृपया अपने आप को सर अनम्यूट करें। सर अनम्यूट कर लें अपने आप को, फिर हो गया। हाँ सबको नमस्कार। शैलेश जी बहुत बहुत प्रणाम और होली की शुभकामनाएं। अब हम आपको सुनना चाहेंगे, हम लोग सब। आपको भी प्रणाम एंड होली की शुभकामनाएं। एंड मैं, मेरे छाती गदगद होती है ये सोच के कि राहुल सिंह जी जैसे और अजय उप्रेती जैसे लोग अभी आज कमीशन में है। यू आर रेयर कमोडिटी सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि और कमिश्नर आपके जैसे बने जी, तो देश का बहुत बड़ा भाग्य होगा। अब आई थिंक चर्चा ये